Are you the protectors of this world? Yes, we are. Your planet is now marked for death. फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप कल सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो जाएंगी और जितने इसके अर्ली रिव्यूज आए हैं सुनने को मिला है कि मूवी अच्छी होंगी। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज का एक्सपीरियंस और पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनको जान के आप हक्के बक्के ही नहीं रह जाओगे, बल्कि आप जानोगे कि इस फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि आज तक के बहुत जगह पे खुली नहीं है और वो खुलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये फ्रेंचाइजी हर 10 साल में रिबूट होती है और हर 10 साल में हमें नए फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर्स और नए फैंटास्टिक फोर में एक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से कभी भी फैंटास्टिक फोर की दाल नहीं गल पाई किसी भी स्टूडियोज के अंदर, और क्यों फैंटास्टिक फोर हर 10 साल में रिबूट होती है और हर 10 साल में हमें देखने को मिलती है फैंटास्टिक फोर की एक नई मूवी। तो इस वीडियो में मैं टोटल आपको कई फैक्ट्स और फैंटास्टिक फोर के पुराने फिल्म्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, और फैंटास्टिक फोर्स की पुरानी मूवी कैसी है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने पूरा होमवर्क कर लिया है ताकि तुमको होमवर्क ना करना पड़े। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा ज्ञान पेले। तो फैंटास्टिक फोर पे लाइव एक्शन एक मूवी बनाने का सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था 1994 में, क्योंकि 1994 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो मेकर्स का डिसीजन था कि 1995 में हमें फर्स्ट फैंटास्टिक फोर मूवी रिलीज करनी थी, जो कि इसके शेड्यूल में परफेक्टली बैठती है 10 साल के शेड्यूल में। लेकिन फैंटास्टिक फोर का जो पहला प्रोजेक्ट था लाइव एक्शन का, उसे बनाने के लिए जो बजट क्लियरफाई किया गया था स्टूडियोज की ओर से वो था $1 मिलियन, और उस वक्त फैंटास्टिक फोर्स के जो राइट थे वो थे फॉक्स स्टूडियोज के पास, क्योंकि मार्वल बहुत ही ज्यादा डीप डाउन चल रहा था उस वक्त। मार्वल के पास चना खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने कैरेक्टर्स के राइट दूसरे स्टूडियोज को बेच रहा था, जहां पे उसने उसी वक्त स्पाइडरमैन को सोनी को बेच दिया था, और स्पाइडरमैन सोनी से अपने पैसे कमाने की जर्नी शुरू करने वाला था। वही फॉक्स कैसे पीछे रहता, फॉक्स ने भी एक्समैन के साथ अपनी जर्नी शुरू करने का सोच लिया था, लेकिन उन्होंने पहले ट्राई किया था फैंटास्टिक फोर के साथ अपनी जर्नी शुरू करने का। लेकिन फैंटास्टिक फोर के साथ ये जर्नी शुरू करने से पहले फॉक्स के पास वो वीएफएक्स टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो फैंटास्टिक फोर जैसी मूवी पे वीएफएक्स कर पाए। इसीलिए जो फैंटास्टिक फोर का सबसे पहले वाला लाइव एक्शन एडेप्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि फॉक्स स्टूडियोज के वीएफएक्स आर्टिस्ट किसी पुरुष के शरीर के अंग बड़े करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ना ही वेस्ट करना चाहते थे किसी खूबसूरत औरत को गायब करने में। इसीलिए तो फैंटास्टिक फोर की जो पहली लाइव एक्शन एडेप्टेशन मूवी थी वो बन नहीं पाई उस वक्त, और यही उसका मेन रीजन था, वीएफएक्स। इन सब के चलते फॉक्स स्टूडियोज हट गया फैंटास्टिक फोर से और उन्होंने अपना पूरा का पूरा फोकस एक्समैन पे शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद हमें 2000s में एक्समैन की मूवीज देखने को मिली और जो कि बहुत ही अच्छी थी अपने आप में। देन 10 साल के बाद, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, 10 साल के बाद 2005 में आई फैंटास्टिक फोर की पहली सक्सेसफुल लाइव एडेप्टेशन मूवी, जिसमें हमारे क्रिस इवांस बने थे जॉनी स्टॉर्म, और बाकी एक्टर्स के नाम मुझे घंटा पता नहीं है, ना ही मैं पता करने की कोशिश किया। लेकिन मैंने ये मूवी बहुत पहले देख रखी थी, लेकिन अब जब मैंने ये रिवॉच की तो इसमें मुझे कई सारी खामियां दिखी, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि उस वक्त ये लोगों को क्यों पसंद नहीं आई थी। क्रिटिक्स ने तो इस मूवी को धो दिया था, क्रिटिक्स ने बोला था कि ये आज तक की सबसे बोरिंग मूवी है और इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मस्ट वॉच मूवी है, एक अच्छी मूवी है, फैंटास्टिक फोर के ओरिजिन को अच्छे से दिखाती है, फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से डेवलप करती है, और इसमें ही हमें देखने को मिला था डॉक्टर डूम। इस मूवी की स्टोरी अपने आप में ही अच्छी है, एक इंट्रोडक्शन है ये एक फर्स्ट फैमिली को लेके, फैंटास्टिक फोर को लेके, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। और 2005 में इस लेवल का वीएफएक्स दिखाना मतलब सच में एक ट्रीट ही था आंखों को। फैंटास्टिक फोर की सारी जो पावर्स है वो यूनिक्स है, इसीलिए चाहे हम बेन ग्रिम के कैरेक्टर को ले ले, चाहे हम सुजन स्टॉर्म के कैरेक्टर को ले ले, चाहे जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर को ले ले, और मिस्टर फैंटास्टिक की जो इलास्टिक पावर है वो दिखाना तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये अचीव किया और हमें ऐसी वीएफएक्स के साथ एक फैंटास्टिक फोर मूवी दी। इस वजह से फॉक्स स्टूडियोज का हम थैंक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवी फिर से फॉक्स स्टूडियोज के अंडर बन रही थी। उस वक्त फॉक्स स्टूडियोज के ही अंडर फैंटास्टिक फोर के राइट्स थे, तो इसका सारा श्रेय फॉक्स स्टूडियोज को ही जाता है। और इसका जो बजट था वो था 150 मिलियन, और इसने अपने बजट से दोगुना कमाई की थी उस वक्त, यानी कि 300 मिलियन। और इस मूवी के हिट होने के कारण फॉक्स स्टूडियोज ने तुरंत इसके सेकंड सीक्वल को ग्रीन लाइट दे दिया और डायरेक्टर को बोला कि पैसा छाप रहे हो ना तो कुछ भी बनाओ, हम बस बेचने पे फोकस करेंगे। तो इसी के साथ इस मूवी के सीक्वल को प्लान किया गया, सारे एक्टर्स को ऑन बोर्ड लाया गया,
नए एक्टर्स को साइन किया गया। एक घिसी पिटी सी स्टोरी के साथ 2007 में रिलीज हुई फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। मूवी अच्छी है, मूवी अपने आप में एंटरटेनमेंट जॉनर में फिक्स होती है, लेकिन इस पे केविन फाइगी का हाथ ना होने के कारण और ना ही एक्समैन की मूवीज से कनेक्शन होने के कारण मूवी में कुछ सब्सटेंस तो था नहीं। ना ही इन्होंने गैलेक्टस जैसे एक कॉस्मिक बीन को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया था, और लास्ट में वो जो डॉक्टर डूम वाला आर्क था ना, वो भी इन्होंने हग ही दिया था। इस वजह से इस मूवी को क्रिटिक्स ने क्या ऑडियंस ने भी पसंद नहीं किया, और 200 मिलियन के बजट पे बनी ये मूवी 250 पे खत्म हो गई। यानी कि इसने सिर्फ 50 मिलियन अपने बजट से ज्यादा कमाए, जो कि फॉक्स स्टूडियोज के लिए अच्छी बात नहीं थी। और उस वक्त तक के उनकी अवतार भी पाइपलाइन में आ चुकी थी, यानी कि जेम्स कैमरॉन की अवतार जो है वो फैंटास्टिक फोर के थर्ड पार्ट के साथ साथ फिल्म हो रही थी। इसलिए जो है वो पूरा का पूरा फोकस फॉक्स स्टूडियोज ने उस वक्त अवतार पे शिफ्ट किया और अपनी पूरी वीएफएक्स टीम को अवतार के लिए लगा दिया और जे दिया जेम्स कैमरॉन के हाथ में, जिसकी वजह से फैंटास्टिक फोर का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था वो कैंसिल हो गया। हाँ, क्रिस इवांस के साथ फैंटास्टिक फोर की जो थर्ड पार्ट था वो भी आने वाला था, 2011 में इसकी रिलीज डेट थी, लेकिन क्योंकि अवतार जो पहला पार्ट था उसकी रिलीज डेट पास आ चुकी थी, 2009 में इसका पहला पार्ट रिलीज करना था उन लोग को, इसी वजह से उन्होंने जो है वो बाकी प्रोजेक्ट्स अपने होल्ड कर लिए जिनमें भी हेवी वीएफएक्स लग रहा था, और पूरा फोकस उन्होंने अवतार पे दिया, जिसका उन्हें बाद में फल भी मिला। देन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, फिर से 10 साल बाद आए तो 2015 में फिर से इन्होंने फैंटास्टिक फोर को रिबूट किया, विप्लैश करके हमारे मेन एक्टर जिनका नाम मुझे नहीं पता तो उनको मैं मेन एक्टर बोलूंगा, वो वापस आ ही रहे थे। उनका स्टारडम फिट हो चुका था क्योंकि उन्होंने 2011-12 में विप्लैश मूवी की थी, और उसी के साथ कई नए चेहरे जैसे कि जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर में अपने माइकल जॉर्डन और कई यंगस्टर एक्टर को लेते हुए इसने जो डॉक्टर डूम की मारी है ना भाई अच्छे से, कि क्या बताऊं आपको। सारी मूवी की स्टोरी एक तरफ और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर एक तरफ। इस मूवी ने अच्छी तरीके से सारे कैरेक्टर्स की तो मारी ली, लेकिन इस मूवी के विजुअल्स भी उतने स्टनिंग नहीं थे, ना ही इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस उतनी स्टनिंग थी। कुल मिला के इस मूवी ने अच्छी तरीके से फॉक्स स्टूडियोज के बजट की तो मारी दी, क्योंकि उस वक्त इस मूवी पे पूरे के पूरे 150 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन इस मूवी ने 100 मिलियन भी नहीं कमाए, और ये मूवी एक टोटल फ्लॉप और डिजास्टर मूवी करार दी गई उस वक्त। लेकिन अभी तक के इनके सपने में था कि फैंटास्टिक फोर तो हमें लाना ही है, फैंटास्टिक फोर एक हमारी आईपी है जिसे हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते, और इनको वो फैंटास्टिक फोर की मूवी बनाने की चुल तो थी ही। तो इसके लिए उन्होंने 2017 में प्लान बनाया था कि एक फैंटास्टिक फोर की मूवी पाइपलाइन में डाले और उनको रिलीज करे, जब जॉन क्रासिंस्की का नाम भी बहुत सामने आ रहा था कि जॉन क्रासिंस्की को फैंटास्टिक फोर में कास्ट करे एज मिस्टर फैंटास्टिक। लेकिन तब इनकी आंखें खुली क्योंकि मार्वल की मूवीज बहुत चल रही थी, और 2020 और 21 आते आते फॉक्स स्टूडियोज को मार्वल ने खरीद लिया, जिसके बाद मार्वल स्टूडियोज के पास फॉक्स के सारे राइट्स वापस आ गए, अपने कैरेक्टर्स के राइट्स सारे वापस आ गए, और उन्होंने फैंटास्टिक फोर को अपने में शामिल करने का प्लान बना लिया। और केविन फाइगी ने देन 2022 में अनाउंस की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, जिसके बाद 2023 में हमें एक्टर्स पता चले कि कौन एक्टर्स फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में प्ले करने वाले हैं अपने चारों मेन कैरेक्टर्स, जिसके बाद हमें पता चला कि पेड्रो पास्कल बनने वाले हैं मिस्टर फैंटास्टिक, सू स्टॉर्म के रोल में हमें दिखने वाली है वेनेसा कर्बी, जोसेफ क्वीन एज जॉनी स्टॉर्म, और ये बेयर वाला एक्टर एज बेन ग्रिम। तो आगे चल के हमें पता चलने वाला था कि ये फैंटास्टिक फोर मूवी कैसी होंगी। तो अब जब ये कल रिलीज होने वाली है तो इसके अर्ली रिएक्शंस आ चुके हैं, और हमें पता चल चुका है कि मूवी अपने आप में अच्छी है। मूवी का एक सही बोलूं तो ग्रेटर एमसीयू से कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन बोल रहे हैं कि शायद कनेक्टेड होगा। इसमें डूम दिखेगा या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं सिर्फ डूम के लिए ये मूवी देखने जा रहा हूँ, वरना तो मुझे फैंटास्टिक फोर उतने ज्यादा पसंद नहीं है जितने मुझे बाकी कैरेक्टर्स पसंद है, क्योंकि मैंने सारी फैंटास्टिक फोर की मूवीज देख ली है इंक्लूडिंग 2015 वाली, तो मैं जानता हूँ कि फैंटास्टिक फोर क्या है और उनकी ओरिजिन क्या है। तो मैं आपको बस इतना ही बता देता हूँ कि आपको अगर नहीं पता होगा कि फैंटास्टिक फोर क्या है तो उसके लिए जाओ सुपर के चैनल पे, कॉमिक वर्स की या डेसीनेट के चैनल पे, और वहां पे जाके देखो। मैं यहाँ पे उनके बारे में ज्ञान पेल नहीं आया हूँ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरी बाकी वीडियोस जाके देखो, मेरा कंटेंट पसंद करो और फिर मेरे को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नेटफ्लिक्स की अगली वीडियो में। यह था मेरा वीडियो फैंटास्टिक फोर के बारे में। बाय। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।